फाइनली गाइस हमने 5 से 6 टॉपिक कवर कर लिए हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया है। अब एक छोटा सा सिंपल टॉपिक देखते हैं, 20-30 मिनट्स लगेगा। एवरेज ड्यू डेट। ओके, एवरेज ड्यू डेट अराउंड 4 मार्क्स का इसका वेटेज होता है एग्ज़ाम में। अराउंड 4 मार्क्स का इसका वेटेज होता है। अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स अभी भी ये सेशन देख रहे हैं वो 7887 इस नंबर पे मुझे अपना नाम, सिटी एंड अटेम्प्ट व्हाट्सएप करिए। जो भी स्टूडेंट्स अभी भी ये सेशन देख रहे हैं वो अपना नाम, सिटी एंड अटेम्प्ट मुझे 7887 इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, जिसके ज़रिए आपको इसी नंबर के ज़रिए आपको अकाउंट से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स आती है या अकाउंट्स की कुछ नोट्स होती है या अकाउंट से रिलेटेड कुछ रिसोर्सेज है, तो वो इसी नंबर के ज़रिए मैं आपसे शेयर करूँगा। और सेकेंडली हमारा चैनल है CA फाउंडेशन वी स्मार्ट। CA फाउंडेशन वी स्मार्ट ये एक टेलीग्राम चैनल है, आपको इस चैनल को भी फॉलो करना है। ये 2 जगह से ही मैं जितना भी रिसोर्स है वो शेयर करता हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट होता क्या है सर? बहुत सिंपल है, क्योंकि रिवीजन बैच है, आप लोगों को पता ही होगा। एवरेज ड्यू डेट क्या कंसेप्ट है? एवरेज ड्यू डेट एक ऐसी ड्यू डेट है जिसमें जिसे पैसा लेना है और जिसे पैसा देना है, दोनों ही पार्टी का, लेंडर का और बोरोवर का, दोनों ही पार्टी का इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा। 1 रुपये का भी इंटरेस्ट का नुकसान नहीं होगा। सेटलमेंट डेट है वो। एक ऐसी डेट है, एवरेज ड्यू डेट एक ऐसी डेट है जिस दिन अगर हम पेमेंट कर देते हैं तो ना लेंडर को कुछ नुकसान होगा ना बोरोवर को कुछ नुकसान होगा। ठीक है, देखते हैं। एवरेज ड्यू डेट, it is the mean or equated date on which a single total payment may be made in lieu of different payments on different dates without any loss to either party। ये क्या है जनाब? एक इक्वेटेड डेट है। अगर इस इक्वेटेड डेट पे हम एक सिंगल बुलेट पेमेंट करते, एक सिंगल पेमेंट करते हैं तो किसी भी पार्टी का कुछ भी नुकसान नहीं होगा। नुकसान होने मतलब होता क्या है? नुकसान बेसिकली इंटरेस्ट का होता है, इंटरेस्ट का ही नुकसान होता है ना। तो किसी भी पार्टी का इंटरेस्ट का कोई नुकसान नहीं होगा अगर हम इस इक्वेटेड डेट पे, मतलब अगर हम इस एवरेज ड्यू डेट पे हमारा ट्रांजैक्शन सेटल करते हैं। ठीक है, तो एवरेज ड्यू डेट कहाँ कहाँ यूज़ होता है? जैसे कि ये यूज़ होता है सर पार्टनरशिप अकाउंट्स में। पार्टनरशिप अकाउंट्स में हमने देखा था ड्राइंग का कंसेप्ट। तो पार्टनर जो भी ड्राइंग्स करता है उस पर इंटरेस्ट लगता है ना। पार्टनर जो भी ड्राइंग्स करता है उस पर पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट देगा। अब लेकिन पार्टनर किसी एक पर्टिकुलर डेट पे ड्राइंग करता है क्या? नहीं, वो तो जब ज़रूरत पड़े तब ड्राइंग कर लेता है। और अगर मान लो अगर हमारे केस में मल्टीपल ड्राइंग्स है तो फिर मल्टीपल डेट के इतने सारे इंटरेस्ट के कैलकुलेशंस काफ़ी लमसम हो जाएगा, काफ़ी बल्कि कैलकुलेशंस हो जाएंगे, है ना। और जहाँ इतने सारे कैलकुलेशंस आ जाएंगे देयर माइट बी सम पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक्स। So in order to avoid such mistakes and make it simplified, the concept of average due date can be used in such scenarios. Okay. Secondly, when amount is lent in various installments, suppose कोई इंसान बहुत अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट दे रहा है, जैसे कि हम इसे कि ये एन्यूटी कहते हैं या SIP कहते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ऐसे केस में सेटलमेंट अगर हमें करना है तो इस केस के लिए भी वी कैन यूज एवरेज ड्यू डेट, वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ एवरेज ड्यू डेट। नेक्स्ट, वेयर अमाउंट इज लेंट इन वन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अगर एक इंस्टॉलमेंट में अमाउंट दिया है और मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में लेना है तो भी ये यूज कर सकते हैं। जब एज वी मूव अहेड we gonna see the examples on all the various categories and the places where average due date can be applied, so it will be clear. Okay, calculation of average due date, this is quite simple. If bill invoice is payable on specific date, okay, if the bill is payable or invoice is payable on certain specific date, then in that scenario that certain specific date would be the due date. That particular date would be the due date. For example, if we are saying that the invoice to be paid on 21st of January, then 21st of January shall be considered as the due date, है ना, it must be considered as the due date.
if the bill or invoice is payable at a stated number of days or month after a date. Okay, if the bill is payable after stated number of days or month after a date, in this case we gonna apply the same concept which we had applied in the case of bills of exchange. Okay, 3 grace days should be added. We have to add 3 grace days in such scenarios. Okay, now let's check out the basic formula for calculating the average due date. Average due date equals to base date plus minus total of product upon total of amount. Okay, everything over it bouncer है ना. As we move ahead, we will see the application of this formula in numericals. Okay, points to be noted: selection of base date or zero date. Such a date may be the due date of the first transaction or the last transaction or any other transaction. तो भैया जी बेस डेट ड्यू डेट कौन सी लेना है? किसी भी डेट का एक ड्यू डेट को हम बेस डेट ले लेते हैं, बट प्रेफरेबली वी टेक द ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजेक्शन बिकॉज कैलकुलेशंस थोड़े इजी हो जाते हैं. वाइल असर्टेनिंग द नंबर ऑफ इंटरवेनिंग डेज between the base date and the due date, the date of transaction must be ignored and the due date must be included, and if the due date is coming in fraction then it must be rounded off. If the amount is settled before the due date, that in that scenario we have to give the discount, we have to give the rebate. And if the amount is being settled after the due date, then in that scenario we have to pay interest. In that scenario interest has to be charged. Formula is base date plus minus difference of products upon difference in amounts. All these formulas are almost same. As we go on to numericals, you will be aware about these formulas. Okay, calculation of due date when the maturity date is the holiday. इफ अगर मैच्योरिटी डेट एक हॉलीडे आ रहा है तो फिर ड्यू डेट क्या लेना है? वही हिसाब जो आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ाया था. इफ द मैच्योरिटी डेट इज द पब्लिक हॉलीडे इंक्लूडिंग द संडेज, I repeat, public holidays including Sundays, then in that case due date must be preceding date, preceding business day, preceding business day. For example, due date maturity date is coming on 26th Jan and 26th Jan is public holiday, so we will take the preceding date, that is 25th Jan. Suppose 26th Jan is Sunday. In case 26th January is coming on Sunday, then in that case one more preceding day, that is 24th of Jan. Okay, is it simple? Yes. But what in case of emergency or unforeseen holiday? अगर emergency holiday आ रहा है तो in that scenario the due date will be the next following day. If emergency or unforeseen holiday आ रहा है तो in that case due date would be the next following day. Okay. Now there are broadly 4 types of problems, categories of problems in our syllabus. Let's check out one by one. Learn calculation of average due date where one party is involved. Calculation of average due date. If only one party is involved, then we will follow the following steps to come to find out the average due date. Earliest due date as the starting day or the base date. Take the earliest day as the base date. माय डियर फ्रेंड्स, काफ़ी स्टूडेंट आस्क दिस क्वेश्चन ओनली कि सर पहले तारीख को ही बेस डेट लेना है क्या? नहीं, देयर इज नथिंग एज सच, नो बाइंडिंग्स. ठीक है, यू आर फ्री टू टेक एनी डेट एज द बेस डेट. यू कैन टेक एनी डेट एज द बेस डेट. Consider the number of days from that base date up to each due date. Calculation may be also be made in the months. Okay, first we have to select the base date, and then we have to find the number of days from due date to base dates. Multiply the number of days by the corresponding amount. Add up the amount product, add up the total, then total of products upon total of amount plus or minus base date. We will get the average due date. कुछ समझा है तो ठीक, नहीं तो इलस्ट्रेशन 1 से सब क्लियर हो जाएगा. ओके, इलस्ट्रेशन 1 क्या बोलता है भैया जी? The following are the amounts due on different dates in between the same parties. Okay,
500, 800, 1000. Due dates are 3rd July, 2nd August, and 11th of September. Suggest a date on which all the bills may be paid out without any loss of interest to either party. They have not said to calculate the average due date, but they are saying the same thing now. To calculate, suggest a date on which all the bills may be paid out without any loss to either party. इसी का मतलब तो भैया जी एवरेज ड्यू डेट बोल रहा है वो. ओके, सो कैलकुलेट करेंगे. जो भी पहला ड्यू डेट आ रहा है, आई रिपीट, कोई भी डेट को आप बेस डेट ले सकते हो, बट प्रेफरेबली फर्स्ट ड्यू डेट को बेस डेट ले लेने का, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो आ जाता है एंड द कैलकुलेशंस बिकम्स क्वाइट ईजी. दैट्स वाई ड्यू डेट्स लिख लिया, अमाउंट्स लिख लिया. ओके, एंड वी हैव कंसिडर्ड 3rd July एज द बेस डेट. ओके, सो 3rd July to 3rd July 0, 0 into 500 0. 3rd July to 2nd August, ठीक है. जुलाई में कितना दिन होता है? 31 डेज होता है. 31 minus 3, 28 डेज. एंड 1st August, 2nd August 2 डेज, तो 30 डेज आ रहा है. तो 2nd August से 3rd July कितना आ रहा है? 30 डेज. 30 डेज, 30 into 800, 24,000. ओके, इजी. 11th September to 3rd July 70 days. 70 days into 1000, 70,000. Okay, add, take the summation of products, take the summation of amounts, and apply the formula. Formula is base date plus sum of product divided by sum of the amount. Okay, 94,000 divided by 2300, 94,000 divided by 28,300, it's coming down to 40.86. 40.86, so we will round it off. So 40.86 equals to 41 days. 3rd July plus 41 days, that is 13th of August. 13th of August is coming average due date. If the amounts are settled on 31st or 13th of August, no party will have to bear any losses. ठीक है, इसे ट्राई भी चेक भी कर लेंगे, इसे क्रॉस चेक भी कर लेंगे. कैसे सर? मान लो मुझे पे करना है 11th सितंबर को, है ना. मेरा लाइबिलिटी कब है भैया जी पे करने का? लाइबिलिटी इज ऑन 11th सितंबर, बट आई एम पेइंग ऑन 13th अगस्त, मीन्स आई एम पेइंग अर्लियर. इफ आई एम पेइंग अर्लियर तो मुझे इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है. सो लेट्स कैलकुलेट द लॉस ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का लॉस कितना हो रहा है वो देख लेते हैं. एट द रेट ऑफ 5%, वी हैव अज्यूम द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 5%. अमाउंट कितना है? 1000. कितना पहले पे कर रहे? 11th सितंबर को पे करना था. Our liability was to pay on 11th September, but we are settling the amount on 13th of August. So we have preponed the payment by 29 days. Okay, so 29 days. So interest at the rate of 5% on 1000 rupees for 29 days comes out to rupees 4. Okay, it comes out to rupees 4. In this case, I have to bear the loss of rupees 4. Okay, but dear, in these two cases, the payment was to be made on 3rd of July and 2nd of August, but we are paying on 13th of August. Means we are delaying the payment. We are delaying the payment. It means we have enjoyed some profit of interest, है ना. We have saved some interest. So let's calculate the gain of interest due to late payment. First amount was 500 rupees. Payment was due on 3rd July, but we have paid on 13th of August. So we have delayed the payment by 41 days. So interest on 500 rupees for 41 days at the rate of 5%. At the rate of 5% comes down to 2.8 rupees, and for 800 rupees for 11 days comes down to 1.2, and the total is 4 rupees. Okay, 4 रुपये का नुकसान हो रहा है, 4 रुपये का गेन हो रहा है. मतलब सर ये तो मैजिक हो गया. एवरेज ड्यू डेट एक ऐसा डेट है जहाँ पे किसी का कुछ नुकसान नहीं हो रहा है ना. सही है. ओके, नाउ लेट्स चेक आउट सेकेंड कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स.
लर्न कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर इंटर ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पार्टीज आर इन्वॉल्व, जहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, इन दैट केस कैसे हमें एवरेज ड्यू डेट को यूज़ करना है। कई बार क्या होता है कि जैसे कि दो पार्टी है, एक एक्स है और एक वाई है, एक्स ने वाई को कुछ सेल किया, सिमिलरली वाई भी एक्स को कुछ सेल कर रहा है, ऐसे ट्रांजेक्शन कंटिन्यूसली चल रहे हैं, एक्स वाई को सेल कर रहा है, वाई एक्स को सेल कर रहा है, तो ऐसे केस में एक्स को वाई को देना है, वाई को एक्स को देना है, तो दोनों साइड में लेना देना चल रहा है। तो इतना लेना देना करने के बजाय क्या हम एक डेट पे सेटलमेंट कर सकते हैं? यस वी कैन। और हमें ऐसी डेट पे सेटलमेंट करना है जहाँ पे एक्स का भी नुकसान ना हो, जहाँ पे वाई का भी नुकसान ना हो, तो इसी के लिए तो हम एवरेज ड्यू डेट सीख रहे हैं। इलस्ट्रेशन 5 देखेंगे, ट्रेडर्स एक्स एंड वाई इन दोनों के बीच का ट्रांजेक्शन दिया है, एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स द अकाउंट्स एंडेड, अकाउंट्स दिखा रहा है, गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई, ये एक्स ने वाई को सेल किया ये डेट्स को इतनी अमाउंट का, और वाई ने एक्स को सेल किया इतनी ये डेट को इतनी अमाउंट का। ओके, कैलकुलेट द डेट अपॉन विच द फॉलोइंग शुड बी पेड सो दैट नो इंटरेस्ट इज ड्यू टू ईदर एक्स और वाई। ओके, तो हम एक डेट को बेस डेट ले लेंगे। ओके, क्रेडिट पीरियड कितना दे रहा है भैया जी? ये 1 महीने का दे रहा है। ठीक है, तो पहला ट्रांजेक्शन कब हुआ? 18th ऑफ अप्रैल, 18th अप्रैल का एक मंथ जोड़ लिया तो 18th ऑफ मई, तो हम क्या करेंगे भैया जी? 18th मई को हमारा बेस डेट बना लेंगे। 18th मई को हम हमारा बेस डेट बना लेंगे। ओके, अब वाई के पेमेंट के लिए देखते हैं। ठीक है, वाई के पेमेंट, एक्स ने वाई को सेल किया मतलब वाई पेमेंट करेगा, तो फॉर वाइस पेमेंट। ठीक है, ट्रांजेक्शन की डेट लिख लो 18th अप्रैल, 15th मई, 17th ऑफ जून। ठीक है, ड्यू डेट कैसे निकलेगी? एक एक महीना आगे जोड़ लो, +1 मंथ +1 मंथ +1 मंथ, तो ये हमारा ड्यू डेट आ रहा है। ठीक है, ड्यू डेट आ रहा है, अमाउंट्स लिख लेना है। फिर वही नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द ड्यू डेट, बेस डेट और ड्यू डेट के बीच का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो बेस डेट है अपना भैया जी 18th ऑफ मई, और यहाँ ड्यू डेट है 18th ऑफ मई। 18th ऑफ मई और 18th ऑफ मई में क्या डिफरेंस है? 0। 15th ऑफ जून से लेके 18th ऑफ मई दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? 18th मई में कितना दिन होता है? 31 -18, 13 डेज ये हो गया। जून का 15 हो गया, 15 + 13 28 डेज, 28 डेज हो रहा है। 28 × 70 1960। ओके यस। जुलाई 17, मई 18 से जुलाई 17 कितना हो रहा है? मई के कितने दिन हो रहा है? 31 - 18, मई में 13 डेज, जून के 30 डेज, जुलाई के 17, 10 20 30 60 डेज आ रहा है। ओके, 60 × 80 4800। ठीक है, तो ये आ गया फॉर वाइस पेमेंट। अब सिमिलरली फॉर एक्स पेमेंट्स, अब नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज कि हमने जो बेस डेट ले ली है मई 18th, बेस डेट हमें एक ही बार लेनी है। ये ट्रांजेक्शन में वाइस के पेमेंट में हमने 18th में बेस डेट ले ली है, तो सेम बेस डेट हमें एक्स के पेमेंट के लिए भी लेना पड़ेगा। एक्स के ट्रांजेक्शन्स लिख लो, एक्स की ड्यू डेट लिख लो, एक्स के नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लो, प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लो और अमाउंट कैलकुलेट कर लो। ठीक है, यहाँ तक कुछ भी नया नहीं सीखा, नथिंग न्यू वी हैव सीन। ओके, अब इसके बाद व्हाट वी हैव टू डू, एक्सेस ऑफ वाइस प्रोडक्ट ओवर एक्स, वाई के प्रोडक्ट का एक्स के प्रोडक्ट से कितना डिफरेंस है? y का प्रोडक्ट है 6760 एंड x का प्रोडक्ट इज कमिंग डाउन टू 2110, तो 6760 - 2110। ओके, सो एक्सेस इज कमिंग डाउन टू 4650। सिमिलरली एक्सेस ऑफ अमाउंट देखना है तो 210 - 102, so excess is coming down to 108. So by applying the formula we get the number of days which has to be added. So 4650 divided by 108, it's coming down to 43 days, and our base date was May 18. By adding 43 days on May 18, we will get the average due date, that is 30th June. If we settle the transaction, if we settle the amounts on 30th June, then no party will have to suffer any loss or gain of interest. Okay, सिंपल है, मस्त जा रहा है, मक्खन की तरह चल रहा है, कैस्ट्रॉल का ऑयल डाला है अपन ने। ठीक है, नेक्स्ट केस 3,
देन कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर द अमाउंट इज रिपेड इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। हमने किसी को 1 लाख रुपया लोन दे दिया है, ठीक है, हमने, या समझो ना भैया जी, हम जो टर्म लोन लेते हैं या हाउसिंग लोन लेते हैं वो क्या होता है, वो उसका कैलकुलेशन ऐसे ही तो होता है ना। हमने मान लो 10 लाख का लोन लिया है और इसका हमें अब रिपेमेंट चाहिए, तो रिपेमेंट कैसे होने वाला है, मंथली EMI जाएगी, तो ये EMI कैलकुलेट होती है, ठीक है। अब ये EMI न पे करते हुए हमें एक पर्टिकुलर सिंगल शॉट में एक बुलेट पेमेंट करना है। वो बुलेट पेमेंट ऐसा करना है कि किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस ना हो, तो वो कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, ठीक है। सीधा इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन से समझ में आ जाएगा। 10,000 lent by Das brothers to Kumar and Sons on 1st January 2011 is repayable in 5 equal annual installments commencing on 1st January 2012। ओके, मतलब दास ब्रदर ने कुमार को 10,000 दिए हैं कब, 1 जनवरी को। अब कुमार ब्रदर्स रिटर्न कैसे करने वाला है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कब होने वाली है, 1 जनवरी 2012 को। फाइंड द एवरेज ड्यू डेट एंड कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम विच दास ब्रदर विल रिकवर फ्रॉम कुमार एंड सन्स, ठीक है। ड्यू डेट्स निकालनी है, तो देखो हमारी ड्यू डेट्स क्या है। 1 जैन को हमने लेंड किया है, ठीक है, पहला इंस्टॉलमेंट यहाँ आ रहा है, दूसरा इंस्टॉलमेंट यहाँ आ रहा है, तीसरा इंस्टॉलमेंट यहाँ आएगा, चौथा, पांचवा, ऐसे 5 इंस्टॉलमेंट्स आने वाले हैं हमें, ठीक है, 5 इंस्टॉलमेंट्स आने वाले। तो एवरेज पीरियड कितना हो गया हमारा, 3 ईयर्स के लिए हो गया, एवरेज पीरियड 3 ईयर्स का हो गया। अब एवरेज ड्यू डेट निकालना है, तो डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ लोन क्या अपना ये है, ठीक है। सम ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लैंडिंग टू द डेट ऑफ रिपेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, ठीक है। लैंडिंग का डेट क्या है भैया जी अपना ये है, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है इसका सम लेना है हमें, इसका हमें सम लेने का है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 5, ओके। अच्छा, ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये ऐसा करने की जगह, इसकी जगह वी कैन यूज द फॉर्मूला n × n + 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। n × n + 1 डिवाइड बाय 2, ये भी हमारा 15 ही आएगा, ओके। डिवाइड बाय 5 to 3, तो 1 जैन 2011 में 3 ईयर्स ऐड किया, तो 1 जैन 2014, एंड दिस इज आवर एवरेज ड्यू डेट। इस डेट को अगर सेटलमेंट करते हैं तो किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। चलो ठीक है, पहले देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड से हम कैसे करने वाले थे। ट्रेडिशनल मेथड से हम इक्वली ये इंस्टॉलमेंट पे करने वाले थे 2000 2000 2000 2000, ठीक है। पहला इंस्टॉलमेंट 2012 13 14 15 16 ऐसे 5 इंस्टॉलमेंट्स देने वाले थे। अब ये जो पहला वाला पेमेंट है इसके लिए पैसे कितने साल यूज किए, 5 साल यूज किए। इसमें 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, तो यहाँ 5 साल का प्रोडक्ट ले लेंगे। 2000 × 5 to 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000, ठीक है। टोटल इज कमिंग डाउन टू 30,000, ठीक है। अब 30,000 पे इंटरेस्ट ले लो तो कितना इंटरेस्ट आ रहा है, 1,500 रुपया आ रहा है। कितना इंटरेस्ट आ रहा है, 1,500 रुपया। अब हमारा एवरेज ड्यू डेट के तरीके से देखते हैं कि एवरेज ड्यू डेट आया था हमारा 1 जनवरी 2014। 1 जनवरी 2014 को अगर पेमेंट का सेटलमेंट होता, पेमेंट करते हैं हम, ठीक है, हम पेमेंट कर रहे हैं 1 जनवरी 2014 को, और हो रहा है फाइनल सेटलमेंट 1 जन 2016। मतलब कितना साल, 2014 2015 और 2016, ठीक है। तो 3 साल हो रहा है। तीन साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे 10,000 पे। 10,000 × 5% × 3%, तो इट्स कमिंग डाउन टू 1,500। टैली हो रहा है ना। तो एवरेज ड्यू डेट काम की चीज़ है, अप्लाई किए तो फॉलो हो रहा है, ठीक है। अप्लाई किया तो हमारा आंसर सही बन रहा है। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट फॉर डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब जो पार्टनर्स है वो मल्टीपल ट्रांजेक्शन में बार बार ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। ए एंड बी दो पार्टनर है, वो फर्म है उनका, जैसे कि ए ने ये डेट को इतना इतना ड्राइंग्स किया है, ठीक है। तो इसका नॉर्मली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। नॉर्मली देखो हम क्या करते हैं, 500 ड्रॉ किया है, कब किया है, 1 जुलाई।
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स के लिए, तो 500 फॉर 9 मंथ्स, 500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है 6% इंटू 9 डिवाइड बाय 12, ऐसे हमें इसका इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक उसी तरह हम इसका निकालेंगे, ऐसे हर अमाउंट का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक है, इन्होंने सबको 1 मंथ में कन्वर्ट किया है, आप ऐसे करो या हमने जैसे बताया आपको आप ऐसे करो, कैसे भी करो आंसर सेम आने वाला है। तो आपका इंटरेस्ट टोटल कितना हो रहा है 73.50, 73.50 का आपका इंटरेस्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसे सेम चीज़ को हम एवरेज ड्यू डेट के कंसेप्ट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस यूजिंग द मेथड ऑफ एवरेज ड्यू डेट। हमने 1 जुलाई को बेस डेट ले लिया है, ये सारी डेट्स है। अब अमाउंट्स लिख दिया है। अब 1 जुलाई से 1 जुलाई 0, 1 जुलाई से 30 सितंबर, ओके जुलाई में 31 डेज होते हैं, 31 माइनस 1 30 अगस्त एंड सितंबर 9, अच्छा ओके ओके इट मंथ्स में हमको करना है, मंथ्स में, तो मंथ्स आ रहा है डायरेक्टली 3, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना आ रहा है और इनका प्रोडक्ट ले लेना है। ऐसा करके हमने प्रोडक्ट निकाल लिया। तो एवरेज ड्यू डेट कैसे होगा 9600 मतलब प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय अमाउंट प्लस हमारा बेस डेट 1 जुलाई। तो हमारा क्या आ रहा है एवरेज ड्यू डेट, क्या आ रहा है हमारा 17th ऑफ अक्टूबर, 17th ऑफ अक्टूबर। ठीक है, 17th ऑफ अक्टूबर से 31 मार्च तक का हमें अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 17th ऑफ अक्टूबर से 31 मार्च का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो इट्स कमिंग डाउन टू 73.49। और पहली मेथड से देखो, हमारे ट्रेडिशनल मेथड से वो भी 73.50 है। चिंदी एक 10 पैसे के लिए क्या रोना है, 1 पैसे के लिए क्या रोना है, अप्रोक्सीमेशन मिस्टेक हो रहा है वो बस। ठीक है, 73.5 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया ए का, सेम वे आपको बी का भी कैलकुलेट करना है। सो गाइज बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है एवरेज ड्यू डेट, एक 4 मार्क्स का सवाल आता है इसमें से, स्कोरिंग है एकदम ओके। सो आपको इसकी एक बार पूरी प्रैक्टिस कर लेनी है।